नमस्कार साथियों। तो आज है 12 मार्च 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से ही लग रहा था और आज मार्केट की माहौल पूरा का पूरा दिन वैसा ही था। मतलब शुरू से लेके क्लोजिंग तक नेगेटिव में था। नेगेटिव में क्लोजिंग दिया 23,639 पॉइंट पे, लगभग 0.95% गिरावट के साथ। इवन कल रात की 10:30 के वीडियो में मैं आपको इस बारे में थोड़ा जानकारी भी दिया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कल रात की 10:30 की वीडियो। अब भारत के लिए बड़ी चुनौती। उसके साथ साथ उसके पहले भी एक वीडियो में आपको मैं कहा था कि देखिए एक और बड़ी मुसीबत आ गया भारत में, है ना। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे और भी जानकारी देना है आज, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे की जानकारी पाने के लिए। फिलहाल देखिए, आज मार्केट जो लग रहा था कि वीकनेस ही रहेगा, बिकॉज एक तो इतना सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से भारत में जो एनर्जी क्राइसिस, और अलग से आपके एफआईएस द्वारा सेल ऑफ, तो जिसके कारण आज ओपनिंग ही हुआ है 23,700 के नीचे, 23,674 पॉइंट पे। और जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था, इमीडिएटली अगर गिरावट होता है तो मे बी 23,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो वहां पे सपोर्ट मिल गया, बट प्रॉब्लम कहाँ पे कि ऊपर जब रिकवर करने की बारी आया है, मतलब निफ्टी 50 जब ऊपर की तरफ रिकवर कर रहा था, लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया यानी 23,866 पॉइंट, उसके ठीक नीचे अराउंड आप देख सकते हो कितना बजे उस टाइम पे 1:40 पे इंट्राडे हाई टच किया। उसके बाद अगेन स्लिप किया और निफ्टी 50 अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया है 23,639 पॉइंट पे। बट दोस्तों, आज एक फर्क है। आज फर्क क्या है पता है? आज जो गिरावट हुआ है वह है टॉप लाइन सेक्टर। इवन पिछले 2-3 दिन की अगर आप गिरावट उठाएंगे, टॉप लाइन सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट हुआ। टॉप लाइन सेक्टर मतलब आपके बैंक निफ्टी हो गया, आपके ऑटोज हो गया, मेटल हो गया, आईटीज हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया। बट दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है कि आज आई थिंक कि आपने भी नोटिस किया, बहुत सारे पीएसयू सेक्टर की शेयर चला है, खास करके पावर सेक्टर। क्योंकि एक तरफ भारत में जहां पे एनर्जी क्राइसिस हो रहा है ना, तो रिन्यूएबल वो दोस्तों एक ऑप्शन है। सो जिस वजह से आज रिन्यूएबल सेक्टर की जो शेयर्स है वो बहुत अच्छा स्पाइक किया, चाहे वो मतलब फाइनेंसिंग की काम करते हैं या पावर डेवलपमेंट की काम करता है, कैसी प्रकार की। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि आज कौन सी सेक्टर कितना परसेंट ऊपर या नीचे क्लोजिंग था। मोस्टली सेक्टर नीचे ही था, बट कुछ कुछ सेक्टर आज रिकवर किया। जैसे केमेन सेक्टर आज 1% नीचे था, सीडीटीवाई सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, मेटल सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पीएसयू बैंक, जो आपको मैं कह रहा था कि देखिए बैंक निफ्टी हो सकता है कि बहुत नीचे क्लोजिंग दिया, ये जायज है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट बैंक्स में, प्राइवेट जो बड़े बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक, एक्सिस, इसमें अगर आप देखेंगे आपको मोस्टली एफआईएस की होल्डिंग नजर आएगा। और एफआईएस आप देखिए आज की डेट में, मतलब हर रोज, आज मतलब हर रोज 5, 6, 7 हजार करोड़ करके बेच रहा है। तो मोस्टली चांस है प्राइवेट बैंक जहां पे होल्डिंग ज्यादा है वहां से बेचने का, और वही हो रहा है। आज आप देखिए पीएसयू बैंक में ऑलमोस्ट ना के बराबर गिरावट हुआ, प्राइवेट बैंक बेचारा धस गया, है ना। पीएससी सेक्टर जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था कि आज बहुत सारे जो सरकारी कंपनी की सेक्टर है वो रिकवर किया है। अब देखिए पीएससी सेक्टर जो सरकारी कंपनी की सेक्टर है 1.5% रिकवर किया। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में ना, आई थिंक कि सरकारी शेयर, सरकारी जो कंपनी की शेयर है वो अगर डिसेंट मात्रा में भी है, 20-30% की वेटेज है पोर्टफोलियो में, तो आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो तो सेफ है, मतलब उतना गिरा नहीं है, एटलीस्ट इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी थोड़ा वीकनेस था, मीडिया सेक्टर ठीक ठाक था, रियल सेक्टर में गिरावट हुआ, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, तो ये जो टॉप लाइन सेक्टर जो आपने मैं बात कर रहा था उसमें आज मेजरली गिरावट। सीपीएस सेक्टर अच्छा था, आईटी सेक्टर हल्का फुल्का कमजोरी, एफएमसी सेक्टर में भी गिरावट हुआ, ऑटो सेक्टर जो टॉप लाइन सेक्टर उसमें भी गिरावट हुआ जो एक्सपेक्टेशन था, और कंजप्शन सेक्टर। क्योंकि देखिए सिंपल बात है, भारत में आपकी एनर्जी क्राइसिस, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, गैस प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, लोग जो ट्रेवल है या जो कार है, बस है, या जो जो भी आप कह सकते हो, उसको थोड़ा कम यूज करना पसंद करेगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की जेब में खतरा आ जाएगा, तो ऑटो जिस वजह से यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, इसमें कोई और मतलब दूसरा रीजन है नहीं, सिंपल यहाँ पे एनर्जी के साथ रिलेशन है। कंजप्शन सेक्टर 1.5% गिरा, आपकी बैंक निफ्टी 1% ऊपर गिरा। एनर्जी सेक्टर रिकवर कर रहा है। एनर्जी सेक्टर क्यों रिकवर कर रहा है? क्योंकि महंगा बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी जो है ना वो महंगा हो रहा है। महंगा हो रहा है मतलब कि कंपनी को बेनिफिट मिलेगा ना, उसका मार्जिन ब्रॉड होगा। समझने की कोशिश कीजिए। एनर्जी क्राइसिस मतलब क्या? मतलब डिमांड बढ़ रहा है बट सप्लाई कम हो रहा है, जिस वजह से प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है कि कंपनी की जो मार्जिन है वो बढ़ेगा, तो जिस वजह से ये क्राइसिस कहने के एनर्जी सेक्टर के लिए बेनिफिशियल है। बट इससे रिलेटेड बाकी बहुत सारे सेक्टर जिसके लिए बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये दोस्तों इस प्रकार की आज माहौल था। अब देखिए उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि कल रात की मैं आपको 12 बजे की वीडियो में भी दिखाया था कि यूएस मार्केट कल रात से ही बहुत वीक चल रहा था। जैसे कि डॉ जोन्स की बात करें, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, नैस्डैक कंपोजिट काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया। और आज सुबह से भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको ऑलरेडी जानकारी तो दे दिया था इस बारे में, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो अपडेट है वो जो आपको हमेशा कहता हूँ, आप देख लीजिए।
डॉ जोन्स की फ्यूचर अभी भी नेगेटिव में है, सुबह था यहाँ पे, अभी फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर किया, फिर भी पूरा रिकवर नहीं कर पाया, अभी भी नेगेटिव में है। तो मतलब आज रात तक अगर मतलब ऐसा ही चला तो मे बी वीक ओपनिंग या तो फ्लैट ओपनिंग हो सकता है यूएस मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में जानकारी पूरा दे दूंगा, मिस मत करना वो वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल आप नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए, इतना रिकवर कर चुका है, मतलब सुबह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो लाइन ड्रॉ किया हूँ, इतना रिकवर करने के बावजूद भी अभी आपको नेगेटिव में नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अब देख लेते हैं कि बाकी जो एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल है। लास्ट डे तो हमने देखा था मतलब एशियन मार्केट रिकवर कर रहा था, इंडियन मार्केट बेचारा गिर रहा था एनर्जी क्राइसिस की वजह से। बट आज दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, आज क्या हुआ कि इंडियन मार्केट के साथ साथ एशियन पैसिफिक मार्केट में भी गिरावट हुआ। और उसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी कारण है, मेरा चचा डोनाल्ड ट्रंप, वो फिर से पगला गया। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जापान की मार्केट जिस वजह से आज 1-1.5% गिर गया है, चाइनीज मार्केट में भी वीकनेस, हांगकांग की मार्केट भी आज काइंड ऑफ फ्लैट, थोड़ा बहुत वीकनेस तो था ही। साउथ कोरियन मार्केट में भी आज गिरावट हुआ, बट बहुत ज्यादा नहीं, 0.5% 1% की रेंज पे। इंडियन मार्केट अगेन आज 1% को और पिट गया। ताइवानिश मार्केट में भी गिरावट था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी गिरावट था लगभग 1.5% के आसपास। इवन ये खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड के मार्केट में भी गिरावट हुआ, मलेशियन मार्केट फिर भी चलो सही था, इंडोनेशियन मार्केट में गिरावट हुआ, सिंगापुर मार्केट में गिरावट हुआ, थाई मार्केट आज रिकवर किया है, ठीक है। तो इस प्रकार की आज एशियन पैसिफिक मार्केट था। अब देखिए एक और फैक्टर है कि जितना एनर्जी क्राइसिस होगा और आज की डेट में वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान वहाँ पे सीज करने के बाद से वहाँ पे कोई भी टैंकर, ऑयल शिप गुजर नहीं पा रहा है। ऑयल प्राइस में फिर से क्राइसिस आ रहा है। परसों फिर भी आपके $82-83 पर बैरल पे पहुंच गया था। कल रात तक हमने देखा था कितना, $92-93 पर बैरल था। अभी आप देख सकते हो 5.5% की ओर बढ़ गया। जितना एनर्जी क्राइसिस उतना ही दिक्कत, उतना ही दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, जीडीपी ड्रॉप होगा। अच्छा, फिलहाल देखिए गोल्ड की प्राइस में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आज एटलीस्ट नहीं हुआ। गोल्ड कल रात में जहाँ पे था अभी भी लगभग उसी लेवल के आसपास। इवन सिल्वर की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। कल रात में जहां पे चल रहा था लगभग उसी लेवल के आसपास, कोई ना बहुत बड़ा स्पाइक किया ना कोई बहुत बड़ा गिरावट हुआ। बट यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की बात हो रहा है, महंगाई बढ़ने का बात हो रहा है, तो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार बैक टू बैक ड्रॉप होता चला जा रहा है। प्राइस बढ़ रहा है बट वैल्यूएशन यूएसडी के अगेंस्ट में गिर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज मार्केट में जो वीकनेस हमें देखने को मिला, ठीक है। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं लेके चलता हूं। आज वैसे भारत की इन्फ्लेशन डेटा भी आउट हुआ, बट वो जानने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरफ जा सकता है या आज पूरे दिन शेयर बाजार से रिलेटेड जितने भी अपडेट है सब दे दूंगा, इंक्लूडिंग ग्लोबल मार्केट का अपडेट रात में कैसा है, ठीक है। तो कल के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों जैसे कि आपको मैं कल रात में भी कहा था कि आज बाजार क्लोज होने के बाद अराउंड 4 बजे के आसपास भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा, और हुआ भी। और जो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार सीपीआई बढ़ सकता है, वैसा भी हुआ। प्रीवियस मंथ पे हमने देखा था थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट दिख रहा था 2.73%, तो इस बार उस हिसाब से आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया था कि और थोड़ा बढ़ सकता है 3.10% की। बट एक्चुअल डेटा प्रीवियस मंथ से भी ज्यादा हुआ, फोरकास्ट से भी ज्यादा हुआ 3.21%। और यकीन मानिए दोस्तों, अभी जो भारत में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है या ये जंग अगर और 2-3 हफ्ता खींच गया ना, अगले महीने मतलब अप्रैल पे जब आउट होगा मार्च महीने की डेटा, सीपीआई डेटा, आराम से ये 5 से 6% पहुंच जाएगा। मेरे बात को बस आप सेव करके रख दीजिए, मार्क माय वर्ड, ये आराम से 5 से 6% पहुंच जाएगा। भारत जैसे देश की जो सीपीआई डेटा, जो अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 10-11 महीना एकदम कंट्रोल में पहुंच गया था, कंट्रोल में था, टोटली कंट्रोल था, मतलब आरबीआई की जो टॉलरेंस लेवल उसके काफी नीचे पहुंच गया था। अब देखिए पूरा डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, मतलब 3% जो आज हुआ है ना, 3% के ऊपर कब था पता है? ये देखिए 3% के ऊपर भारत की जो सीपीआई डेटा था लास्ट ईयर मई पे जब आउट हुआ था, अप्रैल महीने की डेटा, तो लगभग 11 महीने पुराना, 11 महीने पहले था। और बीच में तो 3% के नीचे चल रहा था, और कभी कभी कुछ कुछ महीना पे तो हमने देखा था लगभग ना के बराबर पहुंच गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का डेटा रहा। बाय द वे वैसे दोस्तों ये जो डेटा है मैं आपको अभी वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, ऑलरेडी ये आते ही मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे मैं टाइम टू टाइम जानकारी वगैरह देते रहता हूँ। अब आ जाइए दोस्तों मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा मतलब डोनाल्ड ट्रंप की 301 टैरिफ। व्हाट इज 301 टैरिफ? अब देखिए, जब से हमने देखा यूएस सुप्रीम कोर्ट ने
यूएस की रेसिप्रोकल टैरिफ को इलीगल घोषित किया, फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने ढूंढ रहा है कहां पे लूप होल है, कहां पे लूप होल है, किस प्रकार से हम दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज करें। अब ये व्यक्ति को मिल गया एक लूप होल, तो इसको कहते हैं 301 टैरिफ प्रॉप, और जिसके कारण यहाँ पे इस सारे देश, टोटल 16 देश को शॉर्टलिस्टेड किया यूएस ट्रेडिंग पार्टनर के हिसाब से। इसके ऊपर फ्यूचर में यूएस चाहे तो ट्रेड मतलब जो क्या कहते हैं अनफेयर ट्रेड की वजह से टैरिफ इंपोज कर सकता है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से यहाँ पे कहा गया। ये आज एकदम अर्ली मॉर्निंग की बात है, तो इसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें आज मार्केट में देखने को मिला। द डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट हैज लॉन्च न्यू अनफेयर ट्रेड पार्टनर, न्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन इनटू 16 की ट्रेडिंग पार्टनर। टोटल 16 देशों को दोस्तों शॉर्टलिस्ट किया, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, in a move to restore tariff pressure after they were struck down by the US Supreme Court as illegal last month, जो हुआ था लास्ट मंथ। The problem are being conducted under सेक्शन 301। ये दोस्तों यूएस की जो लॉ है, कानून है, उसमें एक पार्ट है सेक्शन 301। उसके हिसाब से जो मतलब ट्रेडिंग पार्टनर यूएस के साथ अनफेयर ट्रेड करेगा, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर सही समझे एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या क्या। अब आप कहेंगे यहाँ पे इलीगल टैरिफ की बात कैसे हो रहा है। इलीगल टैरिफ की मतलब ये है कि देखिए, भारत और यूएस जब व्यापार करते हैं, भारत हमेशा ट्रेड सरप्लस में होता है, और यहाँ पे जो 16 देश की नाम लिखा है ना, ये 16 की 16 देश जब यूएस के साथ व्यापार करता है ट्रेड सरप्लस में होता है। मतलब भारत जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को, और यूएस से कम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इस लिस्ट में यूरोपियन यूनियन की पूरा नाम है, चाइना की नाम, चाइना तो बम्पर सरप्लस में रहता है, मैक्सिको की नाम है, वियतनाम की नाम है, ताइवान की नाम है, थाईलैंड की नाम है, जापान की नाम है, इंडिया की नाम है, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बांग्लादेश, नॉर्वे, सिंगापुर। ये जो 16 देश है ये बेसिकली हमेशा सरप्लस में रहता है। डज नॉट मैटर कि $1 बिलियन की सरप्लस या $200 बिलियन की सरप्लस, बट सरप्लस में रहता है। तो यूएस के हिसाब से एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, और जिस वजह से फ्यूचर में चाहे तो इस सेक्शन के हिसाब से 301 सेक्शन के हिसाब से टैरिफ इंपोज कर सकता है। ये दोस्तों आज ताजा खबर है। अब इस व्यक्ति को मिल गया एक छोटा सा लूप होल, अब देखना होगा फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, अच्छा आइए अब नेक्स्ट देखिए, मनी कंट्रोल की वेबसाइट में कुछ की फैक्टर मेंशन किया, फॉर्मली देखेंगे फटाफट किस बेसिस पे। तो सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया आज सुबह सुबह जो क्रूड ऑयल की प्राइस अभी तो फिलहाल $97-98 पर बैरल पर चल रहा है, सुबह लगभग 100 क्रॉस अगेन कर गया था। ट्रेड वॉरीज जो अभी आपको मैं समझा मतलब दिखाया, 16 जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर उसके ऊपर टैरिफ इंपोज हो सकता है। अच्छा उसके बाद इन जो विक्स इंडेक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स उसमें फिर से गेनिंग हुआ, रूपी वीकेंड, तो ये कुछ फैक्टर्स मेंशन किया। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए थोड़ा सा मिडिल ईस्ट टेंशन के ऊपर हम देखते हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन तो बढ़ना दूर की बात है, और मतलब कम होना तो दूर की बात है, और ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी जो सुनने को मिला कि इजराइल स्ट्राइक ईरान, तालिकान न्यूक्लियर कंपाउंड, पावरफुल ब्लास्ट रॉक तेहरान। तो मतलब कोई किसी से कम नहीं है, सिंपल बात, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, एक भी इंच की जगह नहीं दे रहा है। इजराइल भी ईरान भी, इजराइल की तरफ से लगातार हमला हो जा रहा है, उसके बाद ईरान की तरफ से देखिए लगातार रिटेलिएट कर रहा है, जहाँ जहाँ पे यूएस की बेस है उसको तबाह कर रहा है। लाउड एक्सप्लोशन हर्ट इन डाउनटाउन दुबई, दुबई की जो डाउनटाउन नामक जगह है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन, बहुत एक नहीं बहुत सारा एक्सप्लोशन हुआ है। ठीक है, विच हाउसेज द बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के नज़दीक एक जगह है। ठीक है, तो लगातार यहाँ पे हमला चल रहा है, ना ईरान की तरफ से मतलब यहाँ पे काउंटर बंद हो रहा है, ना इसराइल की तरफ से हमला बंद हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए एक और यहाँ पे न्यूज़ सुनने को है। देखिए रिसेंटली हमने देखा ईरान की तरफ से जो बाकी गल्फ नेशन कंट्री उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमला हुआ है। मतलब ये कहते हुए भले ही कि यूएस की जो मिलिट्री बेस है उसके ऊपर हमला कर रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारा कह सकते हो कि हमला जो रेसिडेंशियल एरिया पे हुआ है, वहाँ पे कोई भी उसके आसपास भी कोई यूएस बेस नहीं था। तो इस चीज़ को यूएनएससी पे उठाया गया है। यूएनएससी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इंडिया के साथ साथ मतलब इंडिया भी ज्वाइन किया, 135 देशों के साथ इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि इरेजियस अटैक ऑन गल्फ नेशन ईरान द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी की अपडेट है, और सिंपल बात जो आपको मैं कल काफ़ी बार कह चुका, इसके पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ, जब तक ना ये जंग रुक जाए तब तक दोस्तों मार्केट में कोई ठोस रिकवरी
उम्मीद मत रखना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब जब तक ये जंग चलेगा एफआईएस की आउटफ्लो होगा, और एफआईएस की आउटफ्लो होगा उसका हिंट कैसा है, बैंक निफ्टी में लगातार गिरावट हो रहा है, बैंक्स में ही सबसे ज्यादा वेटेज है आपके एफआईएस की, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक की जितने भी वाइटल जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, तो मिस मत करना एक भी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।